अब तक आपने देखा नीलावंती रिहान को उन जंगली भेड़ियों से बचाकर अपने साथ ले आती है। उसके बाद उसे परेशान करने वाली पायल की आत्मा को भी एक तांत्रिक की मदद से कैद करवा देती है। जब उसे लगता है कि अब रिहान को कोई खतरा नहीं है तो वह उसे प्रेरणा के भरोसे छोड़कर बिजनेस के सिलसिले में विदेश चली जाती है। यहाँ प्रेरणा धीरे धीरे रिहान का शारीरिक शोषण करने लगती है। एक दिन जब वह हदों से पार बढ़ जाती है तो रिहान का वही वैसी रूप प्रकट हो जाता है जिसे कभी सभी ने जंगल में देखा था। अब आगे प्रेरणा रिहान के आगे खड़े होकर रहम की भीख मांग रही थी। उस घर में उस वक्त उसकी मदद करने वाला, उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। रिहान अब धीरे धीरे शांत सा होने लगा। यह देखकर प्रेरणा की जान में जान आई, लेकिन अचानक रिहान ने प्रेरणा पर छलांग लगा दी। प्रेरणा की चीख निकल गई। दोनों फर्श पर गिर पड़े। रिहान प्रेरणा के ऊपर था और प्रेरणा पूरी नग्न अवस्था में रिहान के सामने ऐसे पड़ी थी मानो कोई मासूम हिरन किसी जंगली भेड़िए के पंजे में फंसी हो। प्रेरणा समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसके अनुमान के अनुसार रिहान उसके वक्स को अपने मुंह में भरकर काट लिया। उसके भेड़िए सम्मान पहने दांत प्रेरणा के वक्स के आर पार हो चुके थे। रिहान ने पूरी ताकत लगाकर खींचा और वह वक्स अपने स्थान से उखड़ गया। प्रेरणा पूरी ताकत से गला फाड़कर चीखी। उसकी चीखों को बंद करने के लिए रिहान ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया जो कि उसी की ही चुन्नी थी। उसके बाद पूरी ताकत से रिहान उसके साथ बलात्कार करने लगा। उस पूरे कमरे में उसकी दर्द भरी आहें गूंजने लगी। रिहान उसे रात भर नोचने खसोटने लगा। उसके नाखून किसी जानवर की तरह थे। प्रेरणा के समूचे शरीर पर नाखून के निशान बनने लगे थे। धीरे धीरे प्रेरणा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और रिहान उससे अलग होकर उसके बगल में लेट गया। ना जाने कितने समय तक दोनों फर्श पर ऐसे ही निर्वस्त्र पड़े रहे। धीरे धीरे प्रेरणा को होश आने लगा। वह अपनी आंखें खोलने लगी। जब उसने रिहान को बेसुध अपने बगल में लेटा देखा तो उसकी एक दबी सी चीख निकल गई। प्रेरणा डर के मारे उससे दूर हटी और पूरी ताकत लगाकर भागने को हुई, लेकिन कुछ कदम चलकर ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसका घुटना टूट चुका था। उसे याद आया जब वह कल रात भागने की कोशिश कर रही थी तब रिहान ने कैसे उसका बायां पैर पकड़कर जोरदार खींचा जिससे वह मुंह के बल गिर पड़ी। फिर रिहान ने पूरी ताकत से उसका वह पैर मरोड़ दिया था जिससे शायद वह टूट गया था। प्रेरणा ने अपने सीने की तरफ देखा तो उसका एक वक्ष लटक रहा था। दोनों टांगें लाल रक्त खून से सन चुकी थी। वह दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी लेकिन उसका शरीर उसका साथ देने से इनकार कर रहा था। तभी प्रेरणा की नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। उसकी सांसें थम सी गई। इस वक्त सुबह के 3 बजे थे और सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। उसने कहीं पढ़ा था कि सुबह के 3 बजे का वक्त भूत प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए बेहद सही समय होता है। इस वक्त वे बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। जब उसे एहसास हुआ यदि रिहान को फिर होश आ गया तो फिर एक बार वही रूह को कल्पाने वाला दर्द। प्रेरणा ने पूरी ताकत लगाकर अपने कोहनियों के बल सरकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे सरकते हुए दरवाजे तक पहुंच ही गई थी कि किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया। प्रेरणा की सांसें बेहद तेज हो गई जब उसने देखा कि उसकी टांग पकड़ने वाला कोई और नहीं रिहान है। उसकी जोरदार चीख निकल गई। रिहान उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगा। प्रेरणा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी पर रिहान ने उसे अपने पास खींच ही लिया। एक बार फिर रिहान उसके ऊपर और उसकी लाल रक्त आंखें प्रेरणा को घूर रही थी। प्रेरणा ने मिन्नतें करते हुए कहा, नहीं मुझे छोड़ दो। तभी रिहान ने अपना पंजा उसके पेट में घुसा दिया जिससे वह एक बार पूरी ताकत से चीखी और एकदम शांत पड़ गई। रिहान ने अपना वह हाथ निकाला जो खून से लाल था और उसकी उंगलियों में आंतड़ियां फंस चुकी थी। रिहान उसे खाने लगा। वह धीरे धीरे प्रेरणा की लाश को खाने लगा। सुबह का वक्त छलछलाती धूप चारों ओर बिखर चुकी थी। आज की सुबह कुछ अलग और मंत्रमुग्ध करने वाली थी।
रिहान अपने बिस्तर पर एक कोमल रजाई ओढ़े पड़ा था। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। रिहान ने फ़ोन आधी नींद में उठाया और सामने जो थी उससे वह बहुत खुश हुआ। फ़ोन पर उसकी माँ नीलावंती बात कर रही थी और आज वो वापस आ रही थी। रिहान खुशी से नाचते हुए उठा और बाथरूम की ओर दौड़ लगा दी। वह खुद एयरपोर्ट जाने वाला था। जब उसका ध्यान खुद पर गया तो वह सिहर उठा। उसके बदन पर एक धागा तक नहीं था। वह पूरा निर्वस्त्र पलंग पर बैठा था और उसके शरीर और बिस्तर पर खून लगा था। रिहान ने अपने आप को पूरा चेक किया। उसे कहीं कोई चोट नहीं आई थी। फिर यह खून कैसा है? वह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र बिस्तर के दूसरी तरफ कोने में पड़ी। वहाँ एक और नग्न जिस्म खून से सना पड़ा था। रिहान वह देखकर चीख पड़ा और बिस्तर से कूद के दीवार से सट गया। वह इतना डर चुका था कि यदि उसका बस चलता तो वह दीवार में ही घुस जाता। रिहान डर से कांपने लगा था और लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। फिर उसने पास में रखे फ़ोन से बाहर गेट में मौजूद गार्ड को बुलाया और उनके आने पर उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने भागकर एक चादर से अपने आप को लपेटा और दरवाज़ा खोला। दोनों गार्ड्स उसे देखकर हैरान थे कि रिहान ने एक तरफ उंगली दिखा दी। उन दोनों ने उस तरफ देखा जिधर रिहान ने इशारा किया था। जब उनकी नज़र उस गोरी खून से लथपथ नंगी जिस्म पर पड़ी तो वो दोनों भी सहम उठे। उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाते हुए उस लाश की ओर चलने लगे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जब उन्होंने उस लाश को घुमाया तो सभी की चीख निकल गई। वह लाश प्रेरणा की थी। आंखें अभी भी भय से फटी हुई, खून से लथपथ, पेट फटा हुआ जिसमें अंदर के आंतरिक अंग दिख रहे थे। रिहान इतनी बुरी लाश देखकर बेहोश हो गया। गार्ड्स भागकर रिहान तक पहुंचे और उसे उठाकर बाहर के सोफे पर लेटाया। उसके बाद पानी मारकर जगाया। जब रिहान होश में आया तो बेहद घबराया हुआ था। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसमें से एक गार्ड्स ने अपनी मालकिन नीलावंती को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाती तब तक किसी को फ़ोन मत करना और रिहान का ध्यान रखना। लगभग 2 घंटे के बाद नीलावंती वहाँ पहुँची। रिहान उसे देखकर सीधे उससे लिपट गया। नीलावंती ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद जब वह अंदर गई तो वह भी खौफ से चीख उठी। इतनी बुरी लाश देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। नीलावंती के आते ही रिहान काफ़ी हिम्मत करने लगा था। जब नीलावंती ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो रिहान कुछ सोचकर फिर बताने लगा कि कल रात प्रेरणा उसके साथ क्या करने वाली थी। और फिर अचानक उसकी पलकें भारी हुई और जब आंखें खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और वह खून से सना था। नीलावंती ने फिर एक बार रिहान को कस के गले से लगा लिया और कहा, श्श, सब भूल जाओ, सब ठीक है। अब कभी किसी को उस रात के बारे में मत बताना। उसके बाद सामने खड़े गार्ड से कहा, प्रेरणा की लाश को ठिकाने लगाकर इस रूम को एकदम साफ कर दो। उसके बाद उस कमरे को एक स्टोर रूम में बदल कर यहाँ ऐसी चीज़ों को रख दो जिसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ती। फिर एक बड़ा सा ताला लगाकर उसकी चाबी सबकी पहुँच से दूर रख दो। रिहान नीलावंती के पास आया और रोते हुए कहा, माँ, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वह आत्मा आज़ाद है जिसे आपने उस दिन कैद करवाया था। उसी ने मारा है प्रेरणा को। वह लाख बुरी सही, लेकिन मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। माँ, वो मुझे भी मार डालेगी। नीलावंती ने उसे कस के बाहों में भर लिया और कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे रिहान। हम आज ही यह देश छोड़कर किसी और देश में चले जाएंगे। मैं हमारा सामान पैक करवाती हूँ। कहीं कोई तो खूबसूरत और महफूज जगह ज़रूर होगी। 10 साल बाद पेरिस पूरी दुनिया का एक खूबसूरत शहर, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग और आलीशान गाड़ियाँ। ये शहर प्रदूषण मुक्त होने की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। हर तरफ गोरी गोरी लड़कियाँ,
इस शहर की हंसी वादियों में एक ऑडी R8 कार अपनी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। वह एक लाल रंग की 8 करोड़ की खूबसूरत कार थी। उस कार का ड्राइवर एक खूबसूरत जवान लड़का था। वह बेहद महंगे कपड़ों में, हाथ में रोलेक्स की महंगी घड़ी सजाए, पूरे जहां की रंगत अपनी शक्ल में लिए एक खूबसूरत सा नौजवान था। वह जिस भी रास्ते से गुजरता, लड़कियां एक बार उसे और उसकी गाड़ी को जरूर मुड़कर देखते और कहते, ओह माय गॉड, नाइस कार विद अ चार्मिंग यंग मैन। वह गाड़ी तेजी से खूबसूरत सड़कों पर दौड़ती हुई जा रही थी और एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। घर के सामने एक बड़ा चश्मा लगाए लड़का बड़ी घबराई हुई मुद्रा में चहलकदमी कर रहा था। वह उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठते ही चिल्लाने लगा, यार क्या है तेरा, हमेशा लेट। आज अगर पकड़े गए ना तो पक्का सीनियर रैगिंग कर लेंगे। वह लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा, फिर कहा, क्यों, सीनियर से डर लगता है? वह लड़का अपना चश्मा ठीक करता हुआ बोला, हाँ भाई, वो क्या है ना, मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चलाती। हम गरीब लोग हैं और बड़ी मेहनत से नौकरी करके मुझे पढ़ा रही है। कार चलाता हुआ लड़का थोड़ा सख्त भाव से बोला, भाई फिर भी हमें हिम्मत रखनी चाहिए। ये लोग बस सीनियर हैं, असली रैगिंग तो कॉलेज के बाद शुरू होगी, तब क्या करेगा। बातों ही बातों में वो दोनों कॉलेज पहुंच गए। उस लड़के ने अपनी आलीशान कार कॉलेज के विशालकाय बरामदे में खड़ी कर दी और अंदर जाने लगा। एक सफ़ेद बालों वाले लड़के ने पूरी बदतमीजी से उन्हें रोका। यू ब्लडी इंडियंस, कम हियर। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कॉलेज लेट आने की, और ऊपर से हमें सलाम भी नहीं किया। चश्मा पहने लड़के की डर से हालत ख़राब होने लगी। वह लड़का हाथों में बेल्ट लेकर आगे बढ़ा। तभी एक खूबसूरत लड़की ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया। वो सभी उससे डर गए क्योंकि वो उनकी भी सीनियर थी। उसने डांट कर सख्त भाव से कहा, कितनी बार कहा है, ऐसे जूनियर को मत डराया करो, चलो भागो यहाँ से। उसके बाद वह उनकी ओर पलटी और पूछा, तुम्हारा नाम? कार चलाने वाले लड़के ने अपना गॉगल्स उतारते हुए कहा, आई एम रिहान और ये है मेरा दोस्त यश। सॉरी मिस, मैं आज जरा लेट हो गया। वह मुस्कुराई। वह सुनहरे काले बालों वाली बेहद खूबसूरत और गोरी लंबी लड़की थी। उसने कहा, कोई बात नहीं हैंडसम बॉय, दोबारा लेट मत होना, वरना तुम्हें हमारे सीक्रेट रूम में आना होगा स्पेशल ट्रीट के लिए। अब जाओ जल्दी, भागो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी क्लास शुरू हो जाए। उसकी बात सुनकर रिहान और यश सीधे भाग गए। वह कई एकड़ में फैला हुआ विशाल कॉलेज कैंपस था। उन्हें अपनी क्लास में पहुंचने में लगभग 5 मिनट का समय लगा। जब वो दोनों उस क्लास में पहुंचे तो रिहान का चेहरा किसी 1000 वोल्ट के बल्ब की तरह जगमगाने लगा, क्योंकि पूरी क्लास बेहद खूबसूरत लड़कियों से भरी हुई थी। सभी एक से बढ़कर एक गोरी लड़कियां थीं, जिनके जिस्म पर महंगे रेशमी कपड़े थे। उन्हें रिहान एक तक घूरे जा रहा था कि यश ने कहा, अब अंदर भी चलेगा या यहीं से घूरता रहेगा? रिहान यश को देखते हुए बोला, यार कसम से, कितनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर तो तुझे कुछ नहीं होता। और हंसते हुए अंदर जाकर सामने की टेबल पर बैठ गया, जहां एक खूबसूरत लड़की लाल कपड़े पहने आराम से बैठी थी। सभी बातें कर ही रहे थे कि उस कमरे में प्रवेश हुई एक काले बुर्के में सजी एक शख्स की, जिसे सभी ऐसे घूरने लगे मानो वह कोई दूसरे ग्रह की जीव हो और गलती से यहाँ उनके बीच आ गई है। वह टीचर के ठीक सामने वाले टेबल पर बैठ गई, जहाँ बैठना किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ बैठने पर टीचर पढ़ाने के बाद उसी से सवाल करते थे और ना बताने पर सेम रूम में पनिशमेंट मिलती थी। सभी उस कमरे के आसपास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस कमरे से कई बार डरावनी रोने की आवाज़ें आती थी। अचानक उस क्लास में एक भारी भरकम शख्स आया, जो काफ़ी मोटा और वाहियात शक्ल का था। उसने अदब से अंदर रखी मेज पर अपनी मोटी किताब रखी और सभी को एक भारी डरावनी नज़रों से घूरा। फिर जोर से चिल्लाकर चेतावनी देने लगा,
क्लास, माय नेम इज मैथ्यू, आपका केमिस्ट्री टीचर। मेरी क्लास में आप सभी को अदब से बैठकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होगा। मैं जरा भी गैर अनुशासन बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? सभी ने यस सर कहा और क्लास शुरू हो गई। लास्ट में सबसे पहले उसने सामने बुर्के में बैठी लड़की से पूछा, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? वह लड़की सहमी सी धीरे से उठ खड़ी हुई और पूरा क्लास घोर रोमांच से उसे घूरने लगा, मानो सभी सोच में हो, हे भगवान अब क्या होगा, क्या करेगा यह खड़ूस इस मासूम लड़की के साथ। वह टीचर उस लड़की के सामने खड़ा था। वह दृश्य देखने में ऐसा लगता मानो कोई मासूम मेमना किसी भूखे शेर के सामने खड़ा होकर मिमिया रही हो। अचानक वह लड़की एक मधुर आवाज में इंग्लिश में कुछ बोलने लगी, जिसे सुनकर मैथ्यू का चेहरा खुशी से खिलने लगा। उसने एक दो और प्रश्न किए, जिसके जवाब उस लड़की ने बड़े आराम से और सटीक दिए। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, आपका नाम? उस लड़की ने कहा, आहना। मैथ्यू ने कहा, क्लास आप सभी को इन्हीं की तरह फोकस माइंड से पढ़ना चाहिए। उसके बाद पीछे बैठे एक लड़के को खड़ा कर दिया और पूरी क्लास उस लड़के को घूरने लगी। वह एक सफ़ेद बालों वाला गले और हाथ में भयानक टैटू बनवाए हुए था, जिसके कपड़े भी बेहद असभ्य तरीके के थे। वह लड़का मैथ्यू से डर तो जरा भी नहीं रहा था। वह एक बिगड़ेल तरीके का लड़का था। मैथ्यू ने उससे एक छोटा सा प्रश्न किया, जिसका जवाब देने के लिए वह पूरी क्लास की दीवारों को लगभग 5 मिनट तक घूरने के बाद दिया। उसका जवाब बेहद फनी था। सभी ठहाके मार कर हंसने लगे। मैथ्यू का चेहरा गुस्से से लाल होकर तमतमाने लगा। वह गरज कर पूरी क्लास पर चिल्ला पड़ा, शट अप ब्लडी नॉनसेंस एंड यू कम हियर। वह लड़का बिना किसी खौफ के सीधे आगे बढ़ा और मैथ्यू के सामने खड़ा हो गया। मैथ्यू ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मजाक करने की? इसकी सजा मिलेगी। चलो उस टेबल पर चुपचाप पेट के बल आधे लेट जाओ। वह लड़का हंसते हुए बोला, सर मैं ऐसा क्यों करूँगा? यह जवाब सुनकर मैथ्यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। उसने गरज कर कहा, यू बास्टर्ड, यदि अभी ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपना बैग लो और हमेशा के लिए इस कॉलेज से दफा हो जाओ। वह लड़का घबरा गया और सहमे भाव से उस टेबल के पास जाकर खड़े हो गया। उसने देखा पूरी क्लास के बच्चे उसे ही देख रहे हैं। वह मरता क्या न करता वाले भाव के साथ लेट गया। मैथ्यू ने आहना से कहा, तुम आओ यहाँ और उसके कपड़े उतारो ताकि मैं उसके कुल्ले पर स्टिक मार सकूं। आहना एकदम से शर्मा गई और कहा, नहीं सर प्लीज़, मैं यह नहीं कर सकती, वह मेरा दोस्त है। मैथ्यू गुस्से में बोला, तो फिर ठीक है, अपनी दोस्ती निभाओ और जाकर तुम भी उसके बगल में बिना कपड़ों के लेट जाओ। यह सुनकर आहना चीख पड़ी, फिर हिम्मत करके बोली, मैं जाती हूँ, और भागकर उस लड़के की पैंट और अंडरगारमेंट्स उतारने लगी। वह लड़का लेटे हुए ही गुस्से में बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए मैथ्यू ने सुन लिया। उसने वह लंबा बांस का डंडा आहना के हाथ में दिया और कहा, अब तुम ही इसे सजा दोगी। आहना जानती थी कि इनकार करने की सजा क्या होगी। उसने कांपते हाथों से वह डंडा लिया और उस लड़के के कुल्ले और नंगी पीठ पर मारने लगी। वह डरी हुई थी, इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं मार रही थी। मैथ्यू ने उससे डांटते हुए वह डंडा ले लिया और कहा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। आहना के जान में जान आई। वह जैसे ही अपनी सीट में जाने के लिए मुड़ी, एक स्टाक की आवाज़ आई और उस लड़के की चीख निकल गई। आहना फिर मुड़ी और उस लड़के को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगा था। मैथ्यू लगातार उस पर बेरहमी से डंडा बरसाए जा रहा था, जिससे उसे रोने और चिल्लाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। उसके गोरे और नंगे जिस्म पर गहरे लाल चोट के निशान बनने लगे थे। आहना से यह सब देखा नहीं गया और वो मैथ्यू के पास जाकर पूरी हिम्मत से उसका हाथ पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने घोर साहस का परिचय दिया था। मैथ्यू का चेहरा फिर गुस्से से लाल होने लगा कि बीच में ही आहना ने हाथ जोड़कर कहा, सर इसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, यह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, प्लीज़ सर।
तभी बेल बज गई और मैथ्यू बिना कुछ कहे अपनी किताब उठाकर चल पड़ा। आहना उस लड़के के पास गई और उसके कपड़े पहनाकर धीरे से उसे उठाने लगी। वह उसे कंधे का सहारा देकर एक कुर्सी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन अचानक वह चिल्ला पड़ा, ब्लडी बिच, तुमने ही सबके सामने मुझे नंगा किया और मेरी पिटाई की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। इस कॉलेज में मेरा भाई भी पढ़ता है और वह हम सभी का सीनियर है। यह कहकर वह रोते हुए बाहर गया और आहना एक अजीब भाव से उसे भागते हुए देखती रही। हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।